हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष सचान है और हम आपके लिए यूपीएससी क्विज 2026 लेके आ रहे हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस का एक सेट होगा जो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होंगे। ये चूंकि पहला क्विज है इसलिए कि ये 5 क्वेश्चंस का, इसके बाद हम 10 क्वेश्चंस का एक सेट रखेंगे। तो बिना किसी की देरी के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो ये कह रहा है कि ऑल्दो इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द ब्रिटिश डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। तो ये कह रहा है कि भारत में सरकार की जो संसदीय व्यवस्था लागू होती है, लेकिन ये ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती। तो किस प्रकार, इसमें जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम ओवर पार्लियामेंट, यानी क्या है कि भारत का संविधान संसदीय व्यवस्था के ऊपर है, यानी संसद के ऊपर है। दूसरा है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट लिमिटेशन। तो क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बिना किसी सीमा के उसका संशोधन कर सकती है। तीसरा, जुडिशियल रिव्यू इंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी ओवर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। तो जो न्यायिक पुनर्वलोकन है वो संसदीय जो विधाय संसदीय जो विधि व्यवस्था है या जो संसदीय विधेयक है उसके ऊपर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करती है। तो इसमें से ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं 1 and 3 ओनली, बी है 1 ओनली, सी है 2 and 3 ओनली, डी है 1 2 3 ओनली। तो अब इसके ऑप्शंस देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसका आंसर है वो है ए नंबर 1 and 3 ओनली। तो ये सही है कि भारत में जो है, भारत में संविधान क्या है, सर्वोच्च है। दूसरा ऑप्शन कि पार्लियामेंट जो है किसी भी हद तक संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, उसमें रिस्ट्रिक्शंस है। तीसरा जो है कि ये सही है कि जो न्यायिक पुनर्वलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को इंश्योर करता है। यानी क्या है कि कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स हैं या जो उसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं, संसदीय जो विधेयक होते हैं, संसदीय जो कानून होते हैं, उन पैरामीटर्स को, उन एलिमेंट्स की जो को वायलेट नहीं कर सकते, उन्हीं दायरे में कानून बनाए जाएंगे। तो इस हिसाब से जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, 1 and 3 ओनली। चलिए इसका आंसर देख लेते। तो यहाँ पे आंसर ए करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया फॉलोज कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, यानी जो संवैधानिक सर्वोच्चता है उसको फॉलो करता है, ना कि संसदीय सर्वोच्चता को, जो कि यूके में क्या है कि संसदीय सर्वोच्चता यानी पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी ही टॉप पर है, लेकिन भारत में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी टॉप पर है। उसके बाद क्या है कि पार्लियामेंट्री अमेंडिंग पावर इज लिमिटेड बाय बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एंड जुडिशियल रिव्यू। यानी क्या है कि बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से क्या हो गई कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है उसको लिमिट कर दिया गया। उससे पहले उसको कंप्लीट फुल फ्रीडम प्राप्त थी, लेकिन जब से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को लागू किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया, उसके बाद से जो संसद की जो संशोधन शक्ति है उसमें एक सीमा स्थापित कर दी गई। थर्ड पॉइंट था जुडिशियल रिव्यू इंश्योर्स द लॉ इनकंसिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी स्ट्रक डाउन। ये कहता है कि अगर कोई ऐसा कानून है जो संविधान से अनुरूप नहीं, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको निरस्त किया जा सकता है या उसमें उस पार्ट को हटाया जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है जो संविधान की मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के को वायलेट करते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द मॉडरेट्स अडॉप्टेड अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये मॉडर्न फेज ऑफ कांग्रेस के समय का एक क्वेश्चन है जिसमें ये कहता है कि जो मॉडरेट्स थे उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई उसके बारे में। दे बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन एंड पिटीशंस। तो पहला है कि वो लोग जो थे वो जो संवैधानिक रूप से जो पत्राचार थे या जो पत्राचार कहते हैं, जो पत्र लिखना है, इस तरीके की व्यवस्था पर विश्वास करते थे। सेकंड नंबर पर है दे डिमांडेड इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। थर्ड था दे हैड फेथ इन ब्रिटिश लिबरलिज्म एंड जस्टिस।
तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि उन्हें ब्रिटिश उदारवाद और न्याय पे पूर्णतः भरोसा था। तो ये पूछ रहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट्स थे, यानी कि जो उदारवादी ग्रुप था, उनको किन इनमें से किन बातों पर पूर्ण विश्वास था या किसके समर्थन में थे। तो इसका भी ऑप्शन आप देखेंगे ए है, 1 and 3 ओनली, 1 ओनली से सी नंबर है 2 and 3 ओनली, डी है 1 2 3। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है 1 and 3 है। वो कैसे है कि जो मॉडरेट्स थे, उदारवादी थे, उनको पूर्ण जो बेसिकली क्या था, ब्रिटिश के ऊपर पूर्णतः भरोसा था कि उनका मानना था कि ब्रिटेन के लोग बहुत जस्टिस वाले हैं, वो संविधान को पूर्णतः मानते हैं, तो वो हमारे साथ अनजस्टिस नहीं करते थे। इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिटर्न में लेटर के थ्रू, कैंपेन के थ्रू ब्रिटिश तक पहुंचाते थे कि वो हमारे जो मांगे उनको पूरा करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है। उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग नहीं की थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि हमें हम ब्रिटिश सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, बस कंडीशन ये है कि कुछ चीजें हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ फ्रीडम मिल जाए, यानी वो हम ब्रिटिश सॉवरेनिटी के अंदर ही अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते थे। तो ये जो ऑप्शन था, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड है, दे हैड फेथ इन ब्रिटिश लिबरलिज्म एंड जो कंप्लीटली ट्रू, कि ये उनका जो भरोसा था ब्रिटिश लिबरलिज्म पे, उदारवाद पे और न्याय पे पूर्णतया था। तो इसका जो आंसर है, चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर है आंसर ए, moderates believed in constitutional methods such as petition and resolutions and had faith in British justice. However, they demanded reforms and self-government, not immediate complete. तो उनकी जो डिमांड्स थे कि रिफॉर्म्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि मैंने पहले कहा था, उनको मांग की थी। उन पिटीशन और रेजोल्यूशन के थ्रू अपनी जो डिमांड्स थी वो किसके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचाते थे, लेकिन उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की थी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिग्निफिकेंटली influence the climate of northern India. Consider the following statement. They originate in Mediterranean region, correct. They bring winter rainfall to northwestern India, correct. They are responsible for retreating monsoon. तो इसका जो आंसर है वो है 1 and 2, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कभी भी रिट्रीटिंग मानसून के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, क्योंकि इसका कारण क्या होता है, इसका कारण जो थर्ड वाला है, देखो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है वो क्या होती है, बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती हैं बेसिकली जब हमारे यहाँ टेम्परेचर का जो चेंज होता है, जब सन की जो मूवमेंट्स होती है वो ट्रॉपिकल साइड की ओर होती है, तो क्या होता है कि आईटीसीजेड खिसकने लगता है। आईटीसीजेड क्या होता है, इक्वेटर लाइन की ओर पुश होने लगता है। उससे होता क्या है कि जो एक लो वैक्यूम एरिया होता है, जो समर सीजन में यानी गर्मी के समय में क्या था, बेसिकली कहाँ पे स्टैब्लिश था, इंडिया के ऊपर स्टैब्लिश था, तो वो शिफ्ट होके कहाँ पे आता है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन पे। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है और इंडियन ओशन पे एक लो प्रेशर बनने लगता है, जिससे क्या होता है कि एयर्स जो होती है कहाँ पे, एयर्स का जो करंट होता है वो इंडियन ओशन की ओर मूव करता है, और उसी के कारण दैट्स वाई क्या होता है कि रिट्रेटिंग मानसून क्रिएट होता है। तो थर्ड ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। उसके बाद जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होती है, बेसिकली जो जेट करंट्स होती है उनके साथ क्या होती है, इंडिया की तरफ यानी वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। तो उसके साथ साथ ये मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिनेट होती है, लेकिन जेट करंट्स के थ्रू क्या होती है, ये ईस्टर्न साइड में चलते हुए इंडिया की तरफ आती हैं, और जब ये आती हैं तो रेनफॉल क्रिएट करती हैं नॉर्दर्न इंडिया पे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे, और जो हिमालयन रीजन है वहां पर ये क्या करती हैं, वो स्नोफॉल का कारण बनती हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड वन इज रॉन्ग। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स। आंसर ए इज करेक्ट, यानी इसका जो आंसर ए सही है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी जो होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं भूमध्य सागर में पैदा होते हैं और ब्रिंग वाटर रेनफॉल, विंटर रेनफॉल टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो अभी आप जनवरी सीजन में जो बारिश होती है, स्पेशली इन दिल्ली में, आप देखोगे कि जो 1 जनवरी होती है, और इस साल आपने देखा होगा 22 से 25 जनवरी में जो बारिश हुई है, जो रेनफॉल हुई है, वो किसकी वजह से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के साथ के कारण ही होता है। ठीक है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि
मॉनसून के पीछे हटने में इनकी कोई भूमिका नहीं होती। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। द पॉलिटिकल पॉलिटी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज ऑफन डिबेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप। An ordinance has the same force as an act of parliament. It can be issued when either house of parliament is not in session. It ceases to operate if not approved within 6 weeks of reassembly. Which one is correct? तो ये क्या कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करते हैं उसके बारे में पॉइंट्स है कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं इसमें दिए गए ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि ऑर्डिनेंस यानी जो अध्यादेश होता है उसकी शक्तियां, जो उसमें जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वो उतना ही होता है जितना कि संसद के कानून का। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि अध्यादेश की वही शक्ति होती है जो कि एक संसदीय कानून की होती है। दूसरा होता है कि इन कैन बी इश्यूड व्हेन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो ये भी करेक्ट है कि संसद में अगर कोई किसी भी हाउस का सत्र नहीं चल रहा है और कानून बनाना जरूरी हो गया और बिल्कुल जरूरी हो और प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसा कानून होना चाहिए और संसद में सत्र नहीं चल रहा हो, तो इन दैट केस इसको इशू किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इट सीजेस टू ऑपरेट इफ नॉट अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स ऑफ असेंबली। यानी जब अगर मान लीजिए संसद सत्र बैठ रहे हैं, दोनों सत्र यानी दोनों हाउस जो हैं उसमें सेशन चल रहा और 6 वीक्स में उसको अप्रूव नहीं किया जाता तो वो क्या हो जाता है, ऑपरेट होना बंद हो जाता है। तो ये भी करेक्ट है कि उसकी जो लिमिट होती है वो 6 वीक्स की होती। कब से? जब से संसद में दोनों सत्र दोनों सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर करेक्ट है, आंसर सी है। Explanation. An ordinance has the same force as parliamentary law and can be issued when parliament is not in session. It must be approved within 6 weeks of reassembly or it lapses. तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। हम आगे कोशिश करेंगे कि आपको 10 क्वेश्चन लाने के लिए पर डे। तब तक के लिए थैंक यू।